Hello everyone, my name is Pranav Verma and I'll help you all deal with your chemistry subject with the chapter Atoms and Molecules. आप लोगों ने पिछली क्लास में मैम की मदद से थोड़ा समझा होगा, कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने कवर किए होंगे। आज हम उन टॉपिक्स का रिवीजन भी करेंगे और साथ साथ में उसके आगे के कुछ टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। So yeah, let us begin with the chapter. सबसे पहले थोड़ा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। आप लोग जानते भी होंगे atoms is the smallest entity or the smallest what should I say, किसी भी चीज को एक हद तक डिवाइड करने के बाद में एक ऐसी चीज बचती है जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे लेट्स से मेरे पास जो चीजें अभी एग्जिस्ट कर रही है, this table, this board, this chalk, me, everything is could be further divided until an atom, यानी एटम के बाद में आप उसे और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही कुछ एटम्स, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, कि ए का एक एटम बी के दो एटम से, या प्रपोर्शन वुड बी डिफरेंट कि बी का एक एटम ए के दो एटम से मिक्सअप होकर के जो बनाता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच वी डील विद फर्दर इन द चैप्टर। उससे पहले अब आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं उनके एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से सबसे पहले वाटर। वाटर क्या होता है? H2O, यानी एक दो हाइड्रोजन ने मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ में जो बनाया है उस मॉलिक्यूल को मैं क्या बोलता हूं? वाटर का मॉलिक्यूल। ऐसे ही आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड भी देखी होगी। CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है। देखिए हाइड्रोजन का एक एटम है, एक्चुअली दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, दोनों तीनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। द सेम वे कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम से कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ ऑल दिस इज हैपनिंग अंडर सर्टेन लॉज। कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जिनके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस और एटम्स के इंटरैक्शंस होते हैं। बेसिकली उन्हें कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आउट ऑफ दैट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास को समझते हैं। लेट्स से कोई भी रिएक्शन H2 और O2 आपस में मिलकर बना रहे हैं H2O। क्लियर? यहां H2 के दो एटम्स हैं, यहां O2 के दो एटम्स हैं। बेसिकली एक मॉलिक्यूल H2 का है, एक मॉलिक्यूल O2 का है, दोनों ने मिलकर बनाया एक मॉलिक्यूल H2। नाउ दिस इज द रियलिटी। बट एक्चुअली में क्या होगा कि यहां जितना मास था ना H2 और O2 का, वो टोटली आपस में कंबाइन होकर के H2O में बदलेगा। यानी इधर जितना मास था रिएक्शन से पहले, ठीक उतना ही मास रिएक्शन के बाद इधर आ जाएगा। दिस इज नोन एज conservation of mass, law of conservation of mass. In the very basic detail, आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि मास को न तो मैं खत्म कर सकता हूँ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जितना है उतना ही रहता है। तो अगर मैं किन्हीं भी दो चीजों के बीच में रिएक्शन करा रहा हूँ, जैसे कि लेट्स से मैं A और B के बीच में रिएक्शन करा रहा हूँ, तो रिएक्शन के बाद जो C बनेगा ना, उसका मास A प्लस B के बराबर होगा। समझ रहे हैं इस बात को कि मास कहीं खत्म नहीं होगा। वो दोनों आपस में मिल गए तो अब उन दोनों का मास भी आपस में मिल गया और C की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल टू ऑल। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड जितना मास होता है एक्चुअली में ठीक उतना ही प्रोडक्ट साइड भी मास चला जाता है। जैसे मैं वाटर की रिएक्शन का एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। H2 प्लस O2 से H2O। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा कि यहां पर जितना मास है ठीक उतना ही मास यहां पर भी होगा। करेक्ट? इसकी मदद से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मदद से हमने एक मेथड डिवाइस करा है जिससे हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं इन अ वेरी ब्रीफ वे। H2 हमारे पास है, यहां पर दो H2 है, यहां पर भी दो H2 है। इज इट फाइन? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं बोल रहा हूँ LHS, मैथ्स में भी आप लोग ये टर्म्स यूज करते हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ RHS,
केमिस्ट्री में टू बी एग्जैक्टली रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं H2? 2 है। प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑक्सीजन यहां पर 2 है बट यहां पर एक ही है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है आपके पास में, यानी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, पर राइट हैंड साइड में आपके पास ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो अब मेरे पास ऑक्सीजन भी 2 हो गई, यहां पर भी ऑक्सीजन 2 है। बट इन कॉन्ट्रेरी अब हाइड्रोजन मेरे पास 2 2 से 4 टाइम्स हो गया है। हाइड्रोजन मेरे पास 2 2 से 4 टाइम्स हो गए, तो मुझे यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा सो एज टू डिवाइस एंड इक्वलिटी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो अब ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जितना मास इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही मास इसमें राइट हैंड साइड में भी है। जैसे कि 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी 4 है, क्लियर। एक O2 है, 2 ऑक्सीजन यहां पर भी प्रेजेंट है। तो इट इज नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? बड़ा ही सिंपल लॉ है। अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर जो कि मेरा H2O होता है, क्या वाटर को हमारे यूनिवर्स में हम तक मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है? बहुत सारे तरीके हैं। वाटर कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल और सिंथेटिक प्रोसेस, पर उसके तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमें वाटर किस फॉर्म में मिलता है? इधर अगर हम किसी ठंडी जगह पर है, कोल्ड वेदर या, तो वी कुड यूज आइस, मेल्ट द आइस एंड एक्सट्रैक्ट वाटर आउट ऑफ इट, कि हम पानी को, बर्फ को पिघला करके भी उससे पानी बना सकते हैं। वन वे टू मेल्ट द आइस एंड गेट वाटर आउट ऑफ इट। इन द सेकंड वे we could use precipitation which we are using in the Rajasthan right now। कि राजस्थान में हम लोग जो जिस चीज के ऊपर मेजरली डिपेंड करते हैं दैट इज रेनफॉल। सो पानी को प्रेसिपिटेशन की मदद से भी हम तक पहुंचना पॉसिबल है। सो इन बोथ द केसेस वाटर इज वाटर, चाहे आप उसे बर्फ पिघला करके बनाएं, चाहे उसे बारिश से इकट्ठा करें, चाहे जमीन में से खोद के निकाले, चाहे किसी नदी से निकाले, व्हाटएवर इट इज, वाटर का प्रोपोर्शन यही रहने वाला है, वाटर H2O ही रहने वाला है। समझ रहे हैं? इसका मतलब किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का जो प्रोपोर्शन होता है आपस में वो फिक्स रहता है। जैसे कि इन दिस केस H2 मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे? देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक का मास होता है 1, तो इट्स 2, क्लियर। ऐसे ही ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, एक का मास होता है 16। इसका मतलब इन एवरी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन द रेशियो 2:16, यानी 1:8। इसी पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होते हैं और ये रेशियो फिक्स रहता है, यानी वाटर को आप जिस भी तरीके से बनाएंगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 के बराबर रहेगा। इट इज द रेशियो ऑफ मास, ये मास का रेशियो है। क्लियर? तो दीज वर द 2 लॉज व्हिच यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर टिल नाउ। अब हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। Okay, now let us assume Dalton's atomic theory. Dalton was a scientist, a British scientist who devised the theory particularly atoms के बारे में। उसने अपने कुछ views जो है उनको एक theory के रूप में हम सबके सामने रखा। I'll read it line to line. All matter is made of very tiny particles called atoms। हर एक matter जो कुछ भी हमारे आसपास exist कर रहा है वो सब एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। That is known as atom, which participate in chemical reactions। और कोई भी chemical reaction में मेरा ये चॉक या ये डस्टर या ये बोर्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एवरी टाइम अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, हर वक्त जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो इस चॉक के एटम्स रिएक्ट करेंगे, उस डस्टर के एटम्स रिएक्ट करेंगे, इस बोर्ड के एटम्स रिएक्ट करेंगे।
बोर्ड एट अ होल एक बार भी रिएक्शन करने नहीं जाएगा. At atom by atom it reacts. Atoms are indivisible particles. जब डाल्टन्स ने 1809 के आसपास एक थ्योरी प्रपोज करी थी 1808 में, तब उसने उस वक्त के जो भी प्रैक्टिकलिटीज या एक्सपेरिमेंटेशन को ध्यान रख के जो थ्योरी प्रपोज करी थी, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो थ्योरी के पॉइंट्स है, ये उस वक्त के हैं जहां से हमने शुरू किया एटम के बारे में जानना. तो 1808 में सबसे पहला पॉइंट तो ये कहा था कि हर एक चीज का एटम सबसे छोटा पार्ट होता है और वही उसका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. सेकंड पॉइंट कहा था कि एटम्स को हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते. एटम्स आर इनडिविजिबल. एटम्स को और टुकड़ों में कन्वर्ट करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. एटम को हम ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में बना सकते हैं, ना किसी केमिकल रिएक्शन में खत्म कर सकते हैं. वो एग्जिस्ट करता है, उसको एक के साथ मिला सकते हैं, किसी से निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं. These all could happen in a chemical reaction, but not the creation or destruction of an atom could take place in a chemical reaction. हालांकि आज की थ्योरी के हिसाब से ये पॉइंट जो है मैच नहीं करता, क्योंकि हम एटम्स डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल हो चुके हैं, बनाने में तो नहीं हुए हैं. एंड सेकंड पॉइंट इज एटम्स इज इनडिविजिबल. ये बात भी गलत है. क्यों? क्योंकि हमने बाद में देखा कि एटम्स के अंदर 2-3 और चीजें होती हैं, जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. एक बार के लिए बस चलने दीजिए जो आप लोगों को थ्योरेटिकली जो बात बताई जा रही है. एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. कि किसी भी एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो अपने मास और प्रॉपर्टीज में एकदम सिमिलर होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टील का एक एटम या आयरन का एक एटम, आप जहां भी जाएंगे, जहां भी आपके पास में आयरन अवेलेबल होगा, उसके एटम की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी. जैसे लेट्स से मेरे पास दो है मैटर यहाँ पे, एक मेरे पास अलमीरा है आयरन की, एक मेरे पास डोर है आयरन का. अब दोनों जो है वो आयरन के ही बने हुए हैं. इसका मतलब ये तो तय है कि उनके एटम की जो प्रॉपर्टीज और मास होगा वो बिल्कुल सेम होगा. चाहे आपको दिखने में स्ट्रक्चर अलग लग रहा होगा, पर आयरन की प्रॉपर्टीज और मास इन बोथ द केसेस ऑफ वार्डरोब और अलमीरा एंड योर डोर इज सेम. कि आपको इनके अंदर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. बट उसी जगह अगर मैं अलमीरा जो कि लोहे की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, उसके एटम्स को एक प्लास्टिक चेयर के एटम से कंपेयर करूंगा, तो आई सी अ वास्ट डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज एंड मास. उस अलमीरा या आयरन के एटम्स की प्रॉपर्टीज और मास काफी डिफरेंट है व्हेन आई कंपेयर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ प्लास्टिक. कि इस एटम प्लास्टिक की चेयर के एटम के मास और प्रॉपर्टीज से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है. Atoms combine with the ratio of small whole numbers to form compounds. एक एटम दूसरे एटम से एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है. होल नंबर रेशियो में ज्यादा समझने की बात नहीं है, मैं समझाता हूँ. एक एग्जांपल देते हैं. मेरे पास है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हो रहा है. इट इज अ होल नंबर रेशियो. ऐसे ही H2. मैं बार बार आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे आप लोग अभी तक इजीली अपने आप को कंफर्टेबल कर पाएंगे. आगे देखेंगे और भी इतने तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि उनको एक बोर्ड पे एक दिन में लिखना इम्पॉसिबल. सो इट्स लाइक 2:1 का रेशियो. दो हाइड्रोजन के एटम्स आर कंबाइनिंग विद वन ऑक्सीजन का एटम एंड फॉर्मिंग अ वाटर मॉलिक्यूल इन रेशियो 2:1. सेम इज 1:2. ऐसे आपको अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेंगे. जैसे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है NH3, उसके अंदर 1:3 का रेशियो है. ये रेशियो बाय नंबर है कि एक नाइट्रोजन का एटम 3 हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में. सो इट्स वेरी बेसिक कि एटम्स जो है वो एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे. अब उसमें होल नंबर क्यों लिखा, इस बात को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है. कैसे कि एक कार्बन का एटम आधे ऑक्सीजन के एटम से तो कंबाइन होगा नहीं. 1/2, 1/3, these are not a part of whole numbers. हमेशा एक एटम एक या मोर देन एक एटम से ही कंबाइन होगा. क्योंकि ये थ्योरी साफ बोल रही है कि एटम्स इज इनडिविजिबल. दैट मींस हाफ एटम, 2/3 एटम, 1.5 एटम डज नॉट एग्जिस्ट. इट ईदर एग्जिस्ट एज 1 एटम, 2 एटम और 3 एटम्स. यानी होल नंबर्स में एग्जिस्ट करेंगे वो. So continuing further, the last point is the relative number and kinds of atom are constant in a given compound.
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर होगा वो फिक्स्ड है आपस के अंदर, प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड, मास इज फिक्स्ड, इट इज नेवर गोइंग टू चेंज। तो दिस वाज ऑल, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है। टू बी वेरी बेसिक, किसी भी चीज का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल जिसके बाद में उसको और डिवाइड करना पॉसिबल ना हो इज नोन एज एटम। कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज एटम। ठीक है, एटम्स की साइज जनरली क्या होती है, हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। एटम इज जनरली मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, क्योंकि एटम जो होता है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको नेकेड आई से, बिना किसी माइक्रोस्कोप से देख नहीं पाएंगे। अगर जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आप लोग मुझे कैमरे के थ्रू देख रहे होंगे, बट वी विल नॉट बी एबल टू सी एन एटम लाइक दिस, कि हमारे सामने एटम नेकेड आई के थ्रू विजिबल हो रहा हो। इट इज सो वेरी स्मॉल कि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी सो एज टू ऑब्जर्व इट। सो दिस वाज ऑल। अब हम कुछ सिंबल्स देखेंगे, जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अगर मैं आज प्रेजेंट केमिस्ट्री से रिलेशन बिठाने जाऊं तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी काफी पुरानी है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारी मदद नहीं कर सकती आज की केमिकल रिएक्शंस वगैरह को समझने में, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती तो आज हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तक हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी ऑब्जर्व, द काइंड ऑफ production of various compounds or various machineries we take place in today's day would not have been possible if there haven't been devised a Dalton's atomic theory। क्योंकि डाल्टन ने हमें सबसे पहले एटम के बारे में बताया कि एटम जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। कुछ पॉइंट्स जो गलत है वो ये है, एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, दिस इज रॉन्ग। एटम को आगे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि एटम जो होता है वो फर्दर 3 इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो तीनों मिलकर के एक एटम को एटम बनाते हैं। तो ये इसकी डिस्कवरी के काफी बाद में आई हुई बात है, इसलिए बाकी जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स है वो इसके करेक्ट है, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब हम कुछ मॉडर्न डे सिंबल्स देखेंगे कुछ कंपाउंड्स के, जैसे ये हाइड्रोजन है। आप सबके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, उसके अंदर सबको आपको सिंबल दिए गए हैं। पेज नंबर 33 पे आप लोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल है एक बड़ा सर्कल एंड अ डॉट विद। कार्बन का सिंबल जो है वो एक शेडेड सर्कल है। दिस इज द सिंबल फॉर कार्बन। ऐसे ही आपके पास इसमें सबके सिंबल्स अवेलेबल है, बट टू बी ऑनेस्ट ये सिंबल्स आपको केमिस्ट्री में कहीं आगे काम नहीं आएंगे। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आप लोग जितना याद रख सकें इनको याद रखें, क्योंकि इट्स फाइनल नॉलेज नॉलेज काम आएगी, बट केमिस्ट्री में हम इनको इन सिंबल से नहीं पढ़ते। जैसे कि इसमें सल्फर का सिंबल दिया हुआ है कुछ ऐसे, दिस इज सल्फर, दिस इज लेड, दिस इज गोल्ड, बट इन जनरल हम ये सिंबल स्टडी नहीं करते, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC organization. This is a committee which committee helps in devise some basic identical properties या characteristics of these atoms। इनके सिंबल्स क्या होंगे, इनके रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, नाम क्या होंगे, ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, IUPAC। तो इसका मेजर काम ये है कि वेरिएशंस को खत्म कर देना, कि यहाँ गोल्ड को मान लीजिए ये कहा जाता है किसी एक जगह, मान लीजिए ये सिंबल है गोल्ड का G विद सर्कल ऑन इट, और कहीं मान लीजिए कोई और सिंबल है, तो इसने इस चीज को खत्म कहा और इसने सबसे आसान तरीके से कह दिया कि मैं आपको सिंबल्स दे रही हूँ हर एक एलिमेंट के, जितने भी एलिमेंट हम यूनिवर्स या वर्ल्ड के अंदर जानते हैं अभी तक, उन सब का मैं आपको सिंबल दे रही हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। तो इसने कहा हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, सिंपल H, कैपिटल H। ऐसे हाइड्रोजन के बाद एक और गैस आती है जो आप लोग बैलून्स में देखते हैं, हीलियम, उसका सिंबल इसने क्या बताया, He, हीलियम, कैपिटल H स्मॉल e, इसमें भी चेंज नहीं आएगा, गलती से भी आप यहाँ लिखेंगे He, इट इज रॉन्ग,
इसका सिंबल है, पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सारे स्मॉल, तो He इज द सिंबल। ऐसे ही कार्बन का सिंबल क्या दिया है इसमें, कार्बन का सिंबल सिंपल एस सी, सल्फर का सिंबल S, फ्लोरीन का सिंबल F, क्लोरीन का Cl। तो ये सब सिंबल्स जो है जस्ट आपके नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑन पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपके सामने सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। जैसे आप लोग देखोगे सबसे पहले अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम आप लोग फ्रेम्स वगैरह में घर में देखते होंगे, इट्स सिंबल इज Al, Al इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। आर्गन एक तरीके की नोबल गैस होती है, आप लोग सब समझ जाएंगे इनके बारे में। बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, सबके आप लोगों को सिंबल्स दिए गए हैं। परेशान मत होइए, इन सिंबल्स को आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि आप लोगों को सिंबल बिना याद करे याद हो जाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। तो मैंने अब आप लोगों को IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, तो यहाँ लिखा हुआ था IUPAC, जिसका मैंने आप लोगों को बताया कि ये हेल्प करता है एक यूनिवर्सल सिंबलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के अंदर, कि पूरे वर्ल्ड में केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी काम होते हैं, उनके अंदर एटलीस्ट नेमिंग और ये सब तो सिमिलर हो, अलग अलग नाम हो। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कंप्लीटली आपकी बुक में दिया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो दिस इज एन इंटरनेशनल यूनियन व्हिच हेल्प्स इन डिवाइसिंग वेरी यूनिफॉर्मिटीज इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। So on further continuation, let us start with the topic atomic mass। atomic mass क्या होता है? देखिए, मैंने आप लोगों को भी एटम के बारे में बताया कि एटम सबसे छोटा हिस्सा है किसी भी मैटर का जो हम आसपास देखते हैं, सबसे छोटा हिस्सा जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। तो will it be possible to check its mass? क्या हम उसका मास पता लगाना हमारे लिए पॉसिबल होगा? It's not at all true। हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उसका एग्जैक्ट मास पता लगाना। जैसे आपका मास एक सर्टेन किलोग्राम्स के अंदर होगा, मेरा मास एक सर्टेन किलोग्राम्स में है, बट उस एटम का मास किलोग्राम्स में नहीं होगा, ग्राम्स में भी नहीं होगा, मिलीग्राम्स में भी नहीं होगा, उससे भी काफी कम। So it's very hard for us to devise machinery or an instrument so as to calculate the mass of that particular atom। तो इसलिए हमने कुछ और तरीका अपनाया। I'll read the theory to you। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass। कि डाल्टन ने सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज प्रपोज करी, जो थ्योरी उसकी प्रपोज करी हुई थी, उसके जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये था कि उस डाल्टन ने कहा कि हर एक एटम का एक पर्टिकुलर मास होता है, उस मास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो दिस एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय डाल्टन इटसेल्फ। डाल्टन सेड कि एटम यूज्ड टू हैव अ मास, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम का मास फिक्स्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के मास अलग-अलग हैं। सो कंटिन्यूइंग फर्दर, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल कि जो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था कि वाटर को अगर आप किसी भी तरीके से बनाते हैं, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा कभी, उसको भी हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मदद से समझ सकते हैं। सो सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिव एटॉमिक मास डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द कंपाउंड्स फॉर्म। कि इंडिविजुअली एक एटम का मास निकालना हम सबके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था। तो व्हाट वी डिवाइस्ड फर्दर, हमने एक रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द वेरी बेसिक वे। लेट्स से कि मैं आपका वेट तोलने में कैपेबल नहीं हूं, फॉर सो मेनी रीजंस मैं आपका वेट तोलने में कैपेबल नहीं हूं। तो दिस इज योर वेट, बट अब मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइस अ न्यू मेथड व्हिच इज नोन एज रिलेटिव वेट, कि मैं आपका वेट किसी और चीज के रिलेशन में पता लगा लूंगा। लेट्स से मुझे मेरा वेट पता है, तो मैं मेरे वेट के कंपैरिजन में आपका वेट पता लगाने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट यूज्ड एज रिलेटिवली एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज योर वेट इज फॉर एग्जांपल इट्स 30 kg एंड माय वेट इज 60 kg। तो अब मुझे आपका एग्जैक्ट वेट तो नहीं पता, पर जब मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि मेरे रिलेशन में आपका वेट आधा है, कि यार आपका वेट तो मुझसे बिल्कुल आधा है।
तो इट्स सिंपल एज दैट, मैंने क्या करा, मैंने आपका वेट एक रिलेशन में, मेरे रिलेशन से निकाल लिया, मुझसे कंपेयर करते हुए निकाल लिया, अपने आप को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानते हुए मैंने आपका वेट कैलकुलेट कर दिया. इट्स द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन रिलेटिव एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट. So continuing further, let's take the example of carbon monoxide formed by carbon and oxygen. Carbon monoxide is basically this CO. Carbon dioxide आप लोग देख चुके हैं, it's CO2. It is carbon monoxide. So it was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO. कि एक CO का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. एंड इट इज फिक्स्ड, ये कभी भी चेंज नहीं होगा आपस के अंदर. इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइंस विद 4/3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. अगर देखूं मैं कि 3 ग्राम कार्बन के 4 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं, तो मैथमेटिकली 1 ग्राम कंबाइन होता है 4/3 ग्राम से. क्लियर? Suppose we define the atomic mass unit as equal to the mass of one carbon atom, then we would whole numbers. ठीक है, इस थ्योरी के अंदर हम नहीं घुसते हैं, इस थ्योरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. इसमें एक एग्जांपल देके समझाया. मैंने वो एग्जांपल आपको ऑलरेडी समझा दिया है. हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल नहीं लिया है, हमने आपका एग्जांपल लिया है कि मैं आपका वेट अगर नहीं तोल पा रहा हूँ तो मैं आपको सिंपली ऑब्जर्व करके ये तो कह सकता हूँ कि आपका वेट मेरे से आधा है या डबल है या 1/3 है या 2/3 है. एनी रिलेटिव क्वांटिटी टू माय वेट, सो दैट्स द सेम रिलेटिव मास कांसेप्ट. तो इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का वेट नहीं निकाल पा रहे थे, हम ऑक्सीजन का वेट नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो इतने छोटे थे कि उनका वेट कैलकुलेट या मास कैलकुलेट करना वाज नेक्स्ट टू एन इम्पॉसिबल टास्क. तो हमने क्या करा, हमने कार्बन 12 की कार्बन, अब मैं यहां पर आपको एक छोटा सा डाइवर्जन दे रहा हूं. कार्बन जो है उसका मास स्लाइटली डिफरेंट होता है इन होल यूनिवर्स. कहीं पे आपको इसका मास दिखेगा 12, कहीं पे मास दिखेगा 13, कहीं पे मास दिखेगा 14. आप लोग आगे जब इस चैप्टर में जाएंगे आप लोग समझ जाएंगे. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स. इनका जो एवरेज मास होता है ना वो 12 ही आता है. ठीक है, आई विल शो इट टू यू फर्दर. तो अभी एक बार के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वो कार्बन जिसका मास नंबर 12 होता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कार्बन 12 इज द मोस्ट एग्जिस्टिंग सब्सटेंस. सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है. दिस वुड आल्सो हैज कार्बन 12. एवरीथिंग हैज कार्बन इन इटसेल्फ. सो हमने क्या किया, इस कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड मान लिया. कार्बन 12 इसका मास कितना है, 12 है, उसका 1/12 पार्ट, कि इस 12 को मैं 1/12 से डिवाइड करूंगा यानी 1 को स्टैंडर्ड मान लिया. और उसके रिस्पेक्ट में हमने हर एक एटम का मास खोल लिया. लेट्स से ये मेरा कार्बन 12 का 1/12 पार्ट है. इसके रिस्पेक्ट में मैंने हाइड्रोजन का वेट देखा तो इतना आया, तो आई सेड कि 1 का डिफरेंस है, तो दैट मींस हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया 1. ऐसे ही ऑक्सीजन का मैंने इसके रिस्पेक्ट में निकाला तो 16 आएगा, कार्बन का इसके रिस्पेक्ट में निकाला तो 12 आएगा. सो इट्स वेरी सिंपल. हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा बेसिक साइंसेस में नहीं पढ़ना. हमें सिर्फ इतनी सी बात को समझनी है कि एटॉमिक मास को डायरेक्टली कैलकुलेट करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो हमने कार्बन 12 जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, उसके 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में हर एक चीज का वजन तोल लिया. जैसे मैंने आपके और मेरे केस में अपने वेट को स्टैंडर्ड माना था और आपका वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी उस केस में. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. हमने इसके 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड मान करके बाकी सारे एलिमेंट्स का वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करी. एंड दिस concept as a whole is known as relative atomic mass या atomic mass. So let me read the definition to you. However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. कि 1961 में कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप था, ये वाला आइसोटोप, इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया था बाकी सबका मास मेजर करने के लिए.
one atomic mass unit is equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon. कि हमने एक नई यूनिट डिवाइस करी थी 1 AMU. Now what is AMU? Atomic mass. ये हमने यूनिट डिफाइन करी थी. Now this is the unit of mass now. और 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? 1 AMU मतलब उतना ही जितना 1/12 पार्ट होता है कार्बन 12 स्पीसीज का, ठीक बराबर इस कार्बन 12 स्पीसीज के, यानी इसके 1/12 पार्ट को हमने 1 AMU बोला. अब किसी का मास अगर ट्वाइस है इसके 1/12 पार्ट के, यानी लेट्स से ये मेरा कार्बन का वो 1/12 पार्ट है, किसी का मास जो है इतना है, तो लगभग हम क्या करेंगे कि फिर छोड़िए ये सब, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल टू यू इन द कैमरा, आप लोगों को नहीं दिखेगा वो सब. तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि हमने 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड माना है, उसको हमने 1 AMU कहा है, और उसके रेस्पेक्ट में जो हमने मास कैलकुलेट करा है दैट इज द एटॉमिक मास. इस चीज को स्टैंडर्डाइजेशन जो बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज को एक तरीके से प्रूव या एक्सेप्ट कर लिया गया इन 1961. तो दैट्स ऑल. हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक. How do atoms exist is the next topic. Atoms of most elements are not able to exist independently. कि atom independently आपको exist करता हुआ नहीं दिखेगा. इसका एग्जाम्पल देखिए कि आप सबने जितना भी इस वर्ल्ड को देखा है, जितना भी जाना है, you have seen matter. आपने डस्टर देखा है, चौक देखा है, बेंच देखी है, कंप्यूटर देखा है, whatever. बट आपने कभी भी इसके एटम को अलग से नहीं पढ़ा होगा. I'll not go out someday and see कि there's a bunch of atoms lying there of wood. There would never be such time कि आपको atoms कहीं पर अलग से दिख जाएंगे, क्योंकि atoms do not exist independently. Atom एक दूसरे से combine होकर के ही exist कर पाते हैं, so as to attain stability. अकेला atom बहुत unstable होता है, उसको stable करने के लिए दूसरे atoms के साथ combine करना होता है, जिससे कि वो matter में convert होता है. Atoms form molecules and ions. कि atom molecules या ions में convert होता है stable रहने के लिए. And these molecules or ion aggregate in large numbers to form the matter that we see, feel or touch. कि ये atoms जो है आपस में combine होते हैं molecules या ions बनाने के लिए, जिससे कि ये matter या ये matter बन पाए that we see, feel and touch, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, and we can observe them in the physical world. So that's all for today. हमने एटम के बारे में पढ़ा है, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा है. In the next class we'll go with what is a molecule, उसके केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. So that's all for today. Be quick with the revision about all that we have studied today, and I'll see you in the next class. Thank you.